नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही है, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। बीटूपन मजूमदार है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से। सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगर गोल्ड के साथ शुरुआत करें तो आज एक रेंज में यहाँ पर कारोबार हो रहा है और वो 51,500 के आसपास यहाँ पर गोल्ड का वायदा कारोबार कर रहा है। चांदी, जहाँ पर ग्लोबल राजनीतिक संकट जिस तरह से अभी भी बनी हुई है, एक अनसर्टेनिटी है पूरे मार्केट में, उसका यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और चांदी में गोल्ड के मुकाबले तेजी आज ज़्यादा है। क्रूड 3% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है और रूस यूक्रेन में अब तक जो बातचीत हुई है उससे कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। हालांकि जेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार है। देखते हैं उस बातचीत से किस तरह के संकेत मिलते हैं। चलिए, नेचुरल गैस की बात करें तो उत्पादन यहाँ पर कम हो रहा है, जिससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं कॉपर, पेरू जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, वहाँ पर सप्लाई की चिंता बढ़ी है, उससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। जिंक, चीन में कोरोना की चिंता से यहाँ पर सप्लाई पर असर हुआ है। और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में मेंथा, जहाँ पर पानी की कमी की वजह से प्लांटेशन कम हुआ है, उसका यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन 340 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है, पिछले सीजन में 356 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान था। हल्दी, कई राज्यों में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। जीरा, बुआई एरिया कम है, घरेलू मांग मजबूत है, इससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आज के सत्र में आधे से पौने % की तेजी NCDX जीरा के अप्रैल वायदा में दिख रही है। धनिया, कम उत्पादन की खबर से तेजी है। कैस्टर, सरकार को 15 लाख टन उत्पादन का यहाँ पर अनुमान है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। आज कैस्टर ऑयल का वायदा NCDX पर लॉन्च हुआ है। NCDX पर आज से रिफाइंड कैस्टर ऑयल में ट्रेडिंग शुरू हो गई है। फिलहाल अगर भाव देखें तो 1475 रुपए के करीब में NCDX रिफाइंड कैस्टर ऑयल ट्रेड कर रहा है। और कैस्टर ऑयल को लेकर खबर यह है कि 4 साल में इस साल इसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहने का अनुमान है। ये पॉजिटिव खबर है और पूरे एक्सपोर्ट में जो हिस्सेदारी है वो चीन की तरफ से सबसे ज़्यादा भागीदारी रह सकती है। चीन करीब करीब भारत से 50% से भी ज़्यादा इस साल इंपोर्ट कर सकता है। तो ये एक अहम खबर है और रिफाइंड एक नया प्रोडक्ट एग्री के बास्केट में, एग्री वायदा के बास्केट में आज से जुड़ गया है। तो एक अहम अपडेट आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर। सबसे पहले अनुज जी, आपसे इसी पर राय जानना चाहेंगे। आज से कैस्टर ऑयल का वायदा लॉन्च हो गया है, क्या लग रहा है, किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद आप कर रहे हैं? विष्णुमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कैस्टर का कॉन्ट्रैक्ट पहले भी काफ़ी लिक्विड है NCDX में, और कैस्टर ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने से डेफिनेटली जो एक बाय प्रोडक्ट है कैस्टर ऑयल, उसके भी यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोडक्ट हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो डेफिनेटली वॉल्यूम यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने कैस्टर की सीड की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखने को मिले हैं। और अगर हम देखें तो इस साल इसने हाइज बनाते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो लेवल वाइज, प्राइस वाइज और वॉल्यूम वाइज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा NCDX में रिस्पॉन्स दे सकता है। मतलब बेहतर रिस्पॉन्स की उम्मीद है। ऑलरेडी कैस्टर सीड की ट्रेडिंग होती है, कैस्टर ऑयल की अगर ट्रेडिंग शुरू हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के लिहाज से भी बेहतर है। अगर ये फ़ायदे का सौदा होगा तो किसान भी इसकी खेती बढ़ाएंगे, कैस्टर की खेती। एक्सपोर्ट के हिसाब से भी बेहतर है, यील्ड के हिसाब से भी बेहतर प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर आज फिर से काफ़ी तेज़ी दिख रही है। 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ब्रेंट का भाव $111 के ऊपर टिक गया है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, ये क्रूड की तेज़ी फिर से वापस से बढ़ती जा रही है? अब इस तेज़ी को आप कहाँ तक जाते देख रहे हैं इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन, मेरे हिसाब से क्रूड में जो भी नेगेटिव न्यूज था, आई थिंक उसके चलते हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा। WTI क्रूड ऑलमोस्ट $96 तक जाके आया नीचे में। बट देन जो इसका अंडरलाइंग है, आई थिंक वो अभी भी इसके लिए बुलिश है। जैसे कि जो वॉर सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया और यूक्रेन के बीच में, आई थिंक दैट इज स्टिल ऑन। हालांकि थोड़ी सी बातचीत चल रही है, बट हम लगातार फेलियर्स देख रहे हैं बातचीत में, और
उस वजह से क्रूड को फिर से एक सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक जब तक कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई कॉन्क्रीट समझौता नहीं होता, आई थिंक प्राइसेस के लिए ये बुलिश रहेगा। तो अगर कोई भी सेंटिमेंट की वजह से अगर करेक्टिव मूव आता है तो हम फिर से वहां पर एक बाइंग देखेंगे इसमें। तो मेरे हिसाब से अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 94-95 का एक अच्छा सपोर्ट, $95 का एक अच्छा सपोर्ट था WTI में, उसे होल्ड करके अभी प्राइसेस ऊपर आए हैं। तो आई थिंक अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 98-99 के आसपास है, और ऊपर में पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार ये 108 से लेके $110 तक जा सकता है। तो आई थिंक जब तक कि ये वॉर सिचुएशन कंटिन्यू है, जब तक कि इनकी बातचीत में कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं आता, आई थिंक क्रूड में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। MCX की बात करें तो MCX में मेरे हिसाब से अराउंड 8,350 से 8,400 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं। आज के सेशन में 8,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए आज के सेशन में। ओके, तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद है। 8,300 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर MCX क्रूड में खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है जब तक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आता, जिस तरह से बातचीत लगातार चल रही है और यूक्रेन की तरफ से अब बातचीत की पहल लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक कि कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आएगा तब तक यहाँ पर तेजी जारी रहने की उम्मीद है। अब बिटूपन, आपको क्या लग रहा है टेक्निकली किस तरह का ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए MCX क्रूड में? MCX के जो क्रूड ऑयल है अभी तो फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव दिखा रहा है इंट्राडे में, लेकिन 8,300 के आसपास जो रविंद्र जी ने बोला था कि वो टारगेट है, मुझे लग रहा है 8,300 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस रहेगा इंट्राडे में। मुझे लग रहा है कि वहां पे सेल ऑफ हो सकता है, वहां से एक सेलिंग बन सकता है। क्रूड ऑयल में अच्छा खासा रिकवरी दिया, $94 से ऑलमोस्ट 106 के आसपास जो WTI है अच्छा खासा एक पुल बैक किया। जो पहला लिक्विडेशन था, काफी लिक्विडेशन के हिसाब से काफी सेलिंग हुआ था। अभी मार्केट पर स्टेबिलाइज हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत उस तरह से पहले सा रैली आएगा। जो पॉलिटिकल टेंशंस है और सप्लाई कॉन्सर्न्स भी है, ऐसा नहीं कि सप्लाई कॉन्सर्न्स नहीं है, वो है, लेकिन जो प्राइस है काफी हद तक बढ़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 8,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, और 84 के ऊपर 8400 का जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उसके ऊपर स्टॉप लॉस करा के थोड़ा नीचे के लिए 8100 या 8150 के टारगेट के लिए इंट्राडे में देख सकते हैं। ओके, तो ये भी है बिटूपन का। अनुज जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या होने वाला है अब यहाँ से? विश्वमोहन जी, देखिए प्राइस बढ़े हैं डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं देखें तो पिछले 3 दिनों में जो भाव आए हैं वो एक ओवरबॉट जोन में आए हैं। हालांकि बातचीत का दौर अभी भी जारी है, मगर कोई फ्रूटफुल ऐसा नहीं निकल रहा। मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन तो नहीं आनी चाहिए, हमें लगता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट में है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से UAE ने भी बोला है सप्लाई बढ़ाने के लिए, US भी सप्लाई बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली आने वाले समय में क्रूड के प्राइसेस में हम सप्लाई का असर आते हुए देखेंगे। और हमारा मानना है कि जिस तरीके से बातचीत का दौर चालू है तो जल्दी ही कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पे निकलता हुआ आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो सभी देश यहाँ पर अब इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे OPEC मेंबर हो, चाहे UAE हो, चाहे सऊदी अरब हो। सभी लोग इसमें एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव टॉक है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तो हमारा मानना है कि सेल एंड राइस की मार्केट रहेगा। कहीं ना कहीं अगर हम लेवल वाइज देखें तो हमें लगता है कि ऊपर में भाव अगर 8,200 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर बिकवाली करना चाहिए। नीचे अगेन भावों में करीबन 7,700 7,800 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड जो है वो हायर लेवल पे लिया जा सकता है। ओके, यानी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके जा सकते हैं कच्चे तेल में। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका व्यू क्या है रविंद्र जी? मेरे हिसाब से गोल्ड अभी थोड़ा सा एक रेंज में फंसा हुआ है, कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स भी एक साइडवेज जोन में चल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स भी 2% के ऊपर, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वो भी वहीं पर अटके हुए हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट है, क्योंकि जो मेजर ट्रिगर्स था मार्केट में लास्ट वीक में हमने FOMC की मीट में जो एक्सपेक्टेशन था उसी के हिसाब से मीटिंग कंक्लूड हुआ, बट उन्होंने फेड ने US इकोनॉमी को लेके थोड़ी सी रशिया और यूक्रेन की वजह से थोड़ी सी चिंता भी जताई है। तो आई थिंक दैट माइट बी स्लाइटली सपोर्टिव। ये वीक में काफी सारे फेड गवर्नर्स के स्पीच है, प्लस
पॉवेल का स्पीच है ये वीक में, आई थिंक आज और कल है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट मूवर रहे। बट लास्ट वीक में एफओएमसी मीटिंग हुई थी, तो उनका स्टांस तो कोई चेंज होगा नहीं, तो आई थिंक इट विल बी मोर और लेस द सेम। तो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड मूव जो है वो कंटिन्यू रहेगा अनलेस एंड अनटिल रशिया यूक्रेन का जो सिचुएशन है वो एस्केलेट नहीं होता या फिर उसमें कोई रेजोल्यूशन आता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड में थोड़ा सा नेगेटिवनेस दिख रहा है जब तक कि 51,550 51,560 होल्ड है। पॉसिबिलिटी है कि एक बार 51,200 तक आ सकता है प्राइसेस नीचे। सिमिलरली सिल्वर में मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट ट्रेड लूंगा, क्योंकि सिल्वर प्राइसेस ऊपर में 68,500 600 तक जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सिल्वर में ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड में जब तक कि 51,550 560 होल्ड है, आई थिंक शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 51,550 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर पोजीशन रिवर्स करनी चाहिए। ओके, तो ये भी है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। बिटूपन, आज आपकी तरफ से कोई ट्रेड है क्या? गोल्ड या सिल्वर में कहीं भी ट्रेड बन रहा है? गोल्ड सिल्वर में अगर ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट ट्रेड ही लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी थोड़ा सा रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। ब्रॉडर रेंज है 51,000 से 51,700। तो अगर नीचे 51,000 के नीचे ब्रेकडाउन नीचे देता है, क्योंकि जो एफओएमसी मीटिंग थे ऑलमोस्ट प्राइसिंग हो गए थे। एफओएमसी मीटिंग प्राइसिंग होने के बाद भी मार्केट में कोई तेजी नहीं आया, जैसे कि इक्विटीज में आया, बाकी कोल क्रूडल में भी जो आया था रिकवरी, उसके हिसाब से गोल्ड में रिकवरी नहीं आया। तो मुझे लग रहा है गोल्ड में अभी मोमेंटम थोड़ा बैरिश बन सकता है, और नीचे लेवल में ब्रेकआउट आए तो मोमेंटम बनेगा। 51,000 के नीचे ट्रेड बनेगा, नहीं तो अपर रेंज में देखिए 51,650 600 के रेंज में देखिए 700 का जो अपर रेंज शायद आज ना खोलता है, तो ऊपर लेवल पे सेलिंग, नहीं तो नीचे लेवल में ब्रेकआउट में कंफर्टेबल रहूंगा मैं सेल करने के लिए। ओके, तो ये भी हुआ है। अनुज जी, अब आप बताइए, 51,400 के नीचे गोल्ड है, इन स्तरों पर क्या करें, खरीदे या बेचे करंट भाव पर? विष्णु जी देखिए, हमने देखा था 2.5% से ज़्यादा गिरावट लास्ट वीक देखी थी, और फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाई ही हैं, और एंटिसिपेट भी ऐसा है कि आने वाले समय में वो कुछ और इंटरेस्ट रेट 4 to 5 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है हम गोल्ड सिल्वर में देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर बढ़ा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, और इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हम देखेंगे बाकी सेंट्रल बैंक्स, ईसीबी, या अगर हम देखें तो इंडिया के बैंक्स, या फिर अगर हम देखें तो इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक्स, वो सब जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो भाव करीबन $1928 के आसपास, और सिल्वर का $25 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। वीकली पर्सपेक्टिव से टेक्निकल चार्ट्स भी अगर देखें तो एक नेगेटिव ट्रांजेक्टरी में गोल्ड सिल्वर आते हुए दिखे हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। गोल्ड में करीबन 51,500 के आसपास बिकवाली करें, 51,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,800 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1,890-$1,880 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी करीबन 68,500 के आसपास बिकवाली करें, 69,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 67,300 67,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। मींस इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $24.20 पर आउंस के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो रैली बनी थी वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, और भाव थोड़े से नीचे की तरफ स्लाइड हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक रूस को जो एल्यूमिना और एल्युमिनियम ओर्स जो सप्लाई पर बैन, इमीडिएट बैन लगा दिया है। इसका क्या असर होगा रविंद्र जी, क्या लग रहा है एल्युमिनियम पर के लिए कितना सपोर्टिव फैक्टर है? जी देखिए, मेरे हिसाब से ये जब तक कि कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, आई थिंक जो दूसरे बड़े कंट्रीज है वो सैंक्शंस लगाते ही रहेंगे, और दैट माइट बी पॉजिटिव फॉर बेस मेटल प्राइसेस। अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने जो एक्सपोर्ट बैन किया है, आई थिंक दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर एल्यूमिनियम प्राइसेस, और हमने देखा भी है कि 272 आज जो मार्केट ओपन हुआ है तो गैप अप ओपन हुआ है। तो मेरे हिसाब से बट मुझे लगता है कि ये जब तक इसमें कोई एस्केलेशन नहीं होता तब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। अगर इसमें कोई रेजोल्यूशन आ गया तो मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट बहुत जल्द निकल जाएगा, क्योंकि फिर सैंक्शंस हटने शुरू हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए यस, न्यूज़ पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम में 280 तक के लेवल्स, 280 250 जो आज का जो हाई लगाया है उसके आसपास फिर से एक बार आ सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर
मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम फिर से एक बार आई थिंक 290 292 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ तो पॉजिटिव है, बट जो भी इम्पैक्टेड कमोडिटीज है उसमें थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड कीजिए, क्योंकि सेंटिमेंट ड्रिवन है और कोई भी न्यूज़ अगर ऑपोजिट आता है तो सिमिलर वे में इसमें फॉल भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए। एल्यूमिनियम में 272 के नीचे वीक हो जाएगा ये फिर से, तब तक के लिए मेरे हिसाब से ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। ओके। और करीब जो रूस की जो पूरी ज़रूरत है उसका 20% एल्यूमिना रिक्वायरमेंट वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। चलिए, लेकिन चार्ट पर आपको एल्युमिनियम का काउंटर कैसा लग रहा है B2पन, और इसके अलावा बेस मेटल्स में और कुछ पसंद आ रहा है जहां पे आज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से वहां पर ट्रेड करना चाहिए? हाँ, मैंने जो एल्यूमिनियम के लिए बाय किया था आपको रिकमेंडेशन, अभी तो मेरे हिसाब से मार्केट रेंज के आसपास ले सकते हैं। 279 के आसपास एल्यूमिनियम ट्रेड कर रहा है। 278 के आसपास थोड़ा सा डीप मिलता है तो एल्यूमिनियम मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। इसका मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। सवेरे ऊपर खुल के थोड़ा डीप आया था और 270 का जो 273 274 का जो इंट्राडे सपोर्ट है वो होल्ड करना है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम शायद 285 286 पॉसिबल है। उधर जिंक में भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम पॉजिटिव है। अभी सामने 322 का एक ब्रेकआउट हुआ और जिंक M6 में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, तो जिंक में भी शायद एक इंट्राडे मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है। जिंक भी शायद 325 के आसपास पहुंच सकता है, 320 के नीचे लाके स्टॉप लाके जिंक में भी देख सकते हैं। कॉपर में भी पुल बैक है, लेकिन कॉपर में क्या है कि जब तक 820 का लेवल नहीं टूटता है कॉन्विंसिवली तब तक थोड़ा केयरफुल रहना है। 820 अगर कॉपर ब्रेक करता है तभी अपसाइड आएगा, नहीं तो कॉपर में थोड़ा सा ऊपर लेवल में थोड़ा प्रेशर बन सकता है। आज के लिए एल्यूमिनियम या जिंक इंट्राडे के लिए कंफर्टेबली बाय कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके, तो ये व्यू है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉपर की, जहां पर आज गिरावट दिख रही है। अनुज जी, कॉपर में क्या करना चाहिए? 811 रुपए के आसपास है, कमजोरी है आधे से 1% के आसपास की। खरीदें या बेचें अब कॉपर यहाँ पर? विश्वमोहन जी, हमें लगता है कि कॉपर में सनराइज का मार्केट रहेगा, क्योंकि देखें तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 814 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 822 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट नीचे 802 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है और हायर लेवल पर हम एक सस्टेन होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते भी एक हायर लेवल बिकवाली देखी थी। हमें लगता है कि 813 814 के लेवल पर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, रविंद्र जी, आप सहमत है? आपको भी लगता है कि कॉपर बेचकर ही जाना चाहिए आज? जी हाँ विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से एक बार 805 804 तक के लेवल्स कॉपर में हम देख सकते हैं, तो 812 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। 816 का इसमें एक ब्रेकआउट जोन है, मेरे हिसाब से उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर मेरे हिसाब से 824 830 तक भी कॉपर में हम लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसका स्टॉप लॉस रख के 812 के आसपास बेच सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं 805 का। ओके, एनजी में आज तेजी दिख रही है रविंद्र जी, क्या करना चाहिए? 375 के आसपास भाव है यहाँ पर, क्या खरीदें क्या? वेल एनजी में यस, हमें लग रहा है कि 380 382 तक के एक बार लेवल्स पॉसिबल है, और एनजी बहुत स्लोली मूव कर रहा है, एक कंसोलिडेशन बैंड में है। मेरे हिसाब से अगर ये 400 के ऊपर निकल जाता है तो इसमें एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट हम नेचुरल गैस में देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं वेट करूंगा 400 ब्रेक करने के लिए फॉर अ शॉर्ट टर्म व्यू। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 380 382 तक आ सकता है, जो कि रेजिस्टेंस है, वहां से फिर से थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है। और इसमें जो वीकनेस है वो 370 या 368 के नीचे जाएगा तो ही आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 374 373 तक मिलता है एनजी तो बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 380। तो ये चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन की, जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में आइस पे भी 6 हफ्ते की ऊंचाई पर भाव है। कॉटन में कुछ कॉल है क्या रविंद्र जी? लग रहा है कॉटन में यहाँ से और तेजी आपको लग रही कि तेजी जाएगी? जिस तरह से सप्लाई की दिक्कतें सामने आ रही है, नए अनुमान जो डोमेस्टिक मार्केट को लेकर है वो भी पिछले सीजन के मुकाबले काफ़ी कम है। अब 340 लाख गांठ उत्पादन का नया अनुमान है। ऐसे में कॉटन में आपको क्या लग रहा है, अब क्या होगा? वेल कॉटन में आई थिंक एक ब्रेकआउट तो जरूर आया है एमसीएक्स पर, लेकिन अगर आईसीई देखे तो आईसीई में अराउंड जो पिछला हाई था अराउंड 129.35 का, उसके आसपास आज प्राइस जाके वहां से थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ रहा है। तो हो सकता है कि एक स्पाइक हो और थोड़ा सा करेक्टिव मूव आए इसमें, लेकिन एमसीएक्स की चार्ट अगर देखें तो एमसीएक्स में क्लियर ब्रेकआउट है। बट मैं आईसी को थोड़ा सा वेटेज दूंगा। अगर ये 131 के ऊपर जाता है तो उसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है, अदरवाइज आई थिंक ये एक रेंज में आ जाएगा फिर से। और अगर एमसीएक्स की बात करें
तो MCX में आई थिंक नीचे में अभी 38,980 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक कि वो होल्ड है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये 40,500 से 41,000 तक के लेवल हम इसमें देख सकते हैं। तो अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 39,000, आई थिंक फिर से इसमें बाइंग अट्रैक्ट हो सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 41,000 टू 41,500। ओके, यानी 41,250 41,500 तक भी लेवल आप देख सकते हैं, लेकिन 39,000 के नीचे आने दीजिए, वहां पर डिप पर बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं। अनुज जी, अब ग्वार सीड और ग्वारगम हालांकि आज एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, ग्वारगम में तेजी है लेकिन ग्वार सीड बहुत ही सुस्ती दिखा रहा है। क्या ग्वार सीड या ग्वारगम कहाँ ट्रेड करें आज? विष्णुमोहन जी, हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वारगम में एक हायर लेवल में बिकवाली देखने को मिल सकती है, जैसे हमने लास्ट वीक भी देखा था। लेवल ऊपर आने के बाद एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखा था। हमें लगता है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 6,200 6,180 के आसपास। स्टॉप लॉस 6,350 का रहेगा। टारगेट नीचे में 6,000 से लेकर 6,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डिमांड थोड़ा कम होने की वजह से हमने यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है और एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर भाव अभी कुछ और नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड ग्वार सीड ग्वारगम में दोनों में ले सकते हैं। ग्वारगम में नीचे टारगेट करीबन 11,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, 11,100 नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं ग्वारगम। और ग्वार सीड की जो आपकी कॉल है वो सेल करना है 6,200 पे और टारगेट है नीचे 6,050 रुपये का। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों में। हालांकि मसालों में भी आज मिला जुला कारोबार है और टर्मरिक काफ़ी कमज़ोरी दिखा रहा है, 1.25% नीचे है 8,550 के आसपास। जीरा 20,800 के आसपास। कोरिएंडर भी काफ़ी कमज़ोर है 10,600 के आसपास। मसालों में आज क्या ट्रेड करना पसंद करेंगे अनुज जी? देखिए, मसालों में मुझे लगता है कि जीरा के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमने लास्ट वीक भी देखा था, एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। हालांकि हायर लेवल्स पर जो वॉल्यूम्स थे कुछ कम देखने को मिले थे और फिजिकल मार्केट के अंदर देखें तो जो क्रॉप का राइवल है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बिकवाली हावी हो सकती है। 21,000 के आसपास बिकवाली करें, 21,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। हमें लगता है कि नीचे करीबन 20,300 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकते हैं। तो मसालों में हमें लगता है जीरा के अंदर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए अब करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। बिटूपन, रुपी डॉलर में क्या लग रहा है? रुपया क्या यहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से मजबूती बढ़ेगी या क्या लग रहा है और दबाव दिख सकता है आगे? फिलहाल तो देखिए दबाव तो आया था, मतलब यूएसडी अंडर 75-50 के आसपास प्रॉब्लम पहुंच सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लग रहा है कि अपर एंड में 7650 का एक एरिया है जहां से शायद सेलिंग बनेगा। एक रेंज बन रहा है 7650 या 7550, इस रेंज में मार्केट रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा शायद ऊपर लेवल पे अगर करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है 7650 के आसपास अगर लेवल मिलता है तो वहां पे शॉर्ट बनेगा। नीचे 76 के नीचे आ सकता है मार्केट, 7550 भी पॉसिबल। ओके, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट को लेकर। शुक्रिया बिटूपन आपका, रविंद्र जी आपका और अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला कमोडिटी नाउ के दर्शकों के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।